कभी आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर हों और बिल्कुल सन्नाटा सा हो रोड पे और मौसम भी कुछ खराब सा हो और अचानक से कोई ऐसी अननोन चीज जिसको आपने पहले कभी देखा ना हो, एक साया सा कभी गुजर गया हो, तो शायद आपको जरूर डर लगा हो। या कभी अपने कमरे में या अपने घर पर अकेले हों और कुछ खटपट की आवाज जो बार बार आती है, कभी दरवाजे से या आपके बेसमेंट से, तो शायद आपका दिल कहीं ना कहीं छनक जाता हो, डर जाता हो। या कभी ऐसी कोई चीज या कोई साया आपको आपका दिल दहला जाता हो। शायद वो कोई जानवर हो या कोई साया हो या कोई अननोन एलिमेंट हो जिसको आप ना जानते हो, ना पहचानते हो। यही वजह रही हो शायद आपके डर की। नमस्कार हमारे श्रोता, आपके प्यार भरे प्यार का अभिनंदन। मैं इनाम खान। आप सोच रहे होंगे कि आज शायद ये पागल हो गए हैं, खुद बैकी सी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के हमारे कार्यक्रम का विषय ही यही है कि पारलौकिक घटनाओं की सत्यता। तो उसमें कहाँ तक विश्वास है, कहाँ तक अंधविश्वास है, इस बेहतरीन विषय पर जो हर व्यक्ति के हर हर समाज में, बल्कि अब ये मॉडर्न टाइम है, इससे पहले के एक एरा में एक हर व्यक्ति के पास, हर बूढ़ी दादी के पास, हर हर महिला पुरुष के पास एक कोई ना कोई एक घटना, एक कहानी जरूर हुआ करती थी, जिसे हम सुनकर शहर के कुछ मजे लेके कुछ डर के बड़े हुए। या क्या वो सत्य थी, क्या झूठ थी। खैर, हमारे साथ कपिल जी जुड़े हुए हैं और वो इस विषय में आगे चर्चा करेंगे और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों को भी आपसे साझा करेंगे। जी नमस्कार कपिल जी। हाँ नमस्कार इनाम साहब। और आज का ये जो हमारा विषय है, पारलौकिक एवं भूतहा घटनाओं की सत्यता। जी। इस विषय पर जो चर्चा आपने आरंभ करी, मतलब आपने जो शुरुआती भूमिका बांधी, वो बड़ा ही अलग और नए अंदाज में बांधी। धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि अभी तक हमने साथ में जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, उन पॉडकास्टों में सबसे अलग अंदाज से शुरुआत की है आपने इस पॉडकास्ट की, जो कि मुझे बेहतरीन लगा और मुझे लगता है श्रोताओं को भी ये बड़ा पसंद आया हो। धन्यवाद। हाँ, वो इसकी वजह ये रही कि चूंकि एक अजीब सा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जी, तो कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। हाँ। और अब क्योंकि आज का ये जो हमारा विषय है, ये वाकई में बहुत रोमांचक है और शायद ही कोई ऐसा मनुष्य है पृथ्वी पर जो इस विषय से अछूता रहा हो, इस विषय के रोमांच से अछूता रहा हो। जी। और आपने, हमने और लगभग जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, लगभग सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में भूतहा घटनाओं और पारलौकिक घटनाओं के किस्से, कहानियां सुने ही होंगे। जी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखे भी होंगे और उनमें से भी कुछ बहुत ही चुनिंदा लोग होंगे जिन्होंने अनुभव किए हो। जी। पारलौकिक घटनाएं और भूतहा घटनाओं के संदर्भ में एक बात संसार भर के सभी मनुष्य एक मत हो जाते हैं, एक तथ्य पे आके, कि भाई जो भी किस्से कहानियां हम सुनते हैं पारलौकिक घटनाओं के या भूतहा घटनाओं के, जी, उसकी सत्यता पे प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक व्यक्ति विशेष का कहीं ना कहीं संशय जरूर रहता है। जी बिल्कुल। और इस आधार पर होता ये है अंत में कि पारलौकिक घटनाएं या भूतहा घटनाएं जिन्होंने अनुभव की होती है अपने साथ में, वो कभी भी प्रमाणिक रूप से उसका कोई भी तात्विक रूप से कोई भी प्रमाण कभी प्रस्तुत ही नहीं कर पाते हैं कि भाई
वाकई में यहाँ पर कोई पारलौकिक या कोई भूतहा घटना हुई है, या कोई पारलौकिक या भूतहा कोई शय उपस्थित है। हाँ, वन साइडर उसका डिसीजन नहीं हो पाता है, उसमें मतभेद रहे हमेशा ही रहते हैं। हाँ, और उसका कारण भी बिल्कुल तर्कपूर्ण है, क्योंकि जो चीज हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं तात्विक रूप से, उसके या प्रति, वैज्ञानिक तौर पे, हाँ, या वैज्ञानिक तौर पे, वही तात्विक तौर पे, तो उसके प्रति संशय होना स्वाभाविक है, और संशय होना भी चाहिए। हर वो शय जिसको हम वैज्ञानिक तौर पे, तात्विक तौर पे अगर हम पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो उसको पूरा सत्य मान लेना भी मूर्खता है। जी, तो पारलौकिक और भूतहा घटनाओं के संबंध में ये जो धारणा है संशय की, आशंका की, एक संशय रहता है, एक शक रहता है, चाहे हम कोई भी किस्से या कहानी सुने, या कोई व्यक्ति हमको बताए कि उसने अनुभव किया, तो उसके प्रति कहीं ना कहीं संशय या शक बना ही रहता है, क्योंकि जिसने अनुभव किया है वो भी किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं कर पाता है कि हाँ, भूतहा शख्सियत कोई उपस्थित है, या घटना अंजाम दी गई कोई पारलौकिक मतलब शख्सियत के द्वारा। और जो किस्से कहानियां सुनाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा आशंका रह जाती है, क्योंकि मनगढ़ंत बातें होती हैं, भ्रम होती है, लोगों को भ्रम भी हो जाता है कई बार, उसको वो सत्य मान करके सुनाते रहते हैं, और तरह तरह की मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को अपनी तरफ, अपने आप को, स्वयं को आकर्षण का केंद्र बनाने का भी एक मानसिक इच्छा होती है, तो वो ये सोचते हैं कि आओ हम अपने से संबंधित कुछ इस प्रकार की बातें प्रचलित कर दे कि भाई मैं जहाँ रहता हूँ या मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भूत है, और वहाँ पे आत्माएं हैं, और मेरा तो आत्माओं से बातचीत हो जाती है, और मेरे साथ तो ऐसी घटना हुई, तो जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए मुख्य मतलब कि आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन हो जाते हैं, जिससे उनको एक बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम या इस पूरे वाक्य को कहने के बाद मैं ये नहीं कहता हूं कि पारलौकिक या भूतहा घटना सत्य होती नहीं। वाह वाह। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं किसी भी तरीके से स्थापित करना चाह रहा हूँ किसी भी तरीके से इस विचारधारा को कि भाई पारलौकिक और भूतहा घटना जो है कोरी कल्पनाएं है और इनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अधिकतर लोग जो ये जो किस्से और कहानियां सुनाते हैं, घटनाएं सुनाते हैं, पारलौकिक और भूतहा घटनाएं, वो अधिकतर लोग जो है वो या तो सिर्फ किस्से कहानियां सुना रहे हैं अपने आप को आकर्षण का केंद्र में रखने के लिए, अपने आप को कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति दिखाने के लिए, या तो वो सिर्फ ऐसे ही समय काटने के लिए और मजे के लिए ही सिर्फ ये बातें सुना रहे हैं। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ बहुत ही कम प्रतिशत के 1% लोग होते हैं जिनके साथ वो अनुभव किया होता और वो सत्य भी होता है। इस पर आप क्या कहेंगे ना? हाँ बिल्कुल, इस पर हम कुछ तथ्य हैं हमारे पास जी, जो भारत में रेलवे स्टेशन पे हैं और प्रांतों में हैं। उन प्रांतों की कुछ घटनाओं को हम मेंशन करना चाहेंगे, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। जी, अभी ये एक ट्रेन की बात है। एक ट्रेन स्टॉप है, मतलब एक छोटा स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन है आपके वेस्ट बंगाल में। और ये वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर दूर एक जगह है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। बेगुन कोदार, वहाँ पे एक जगह है बेगुन कोदार। यहाँ 1960 में रेलवे स्टेशन बना और 1967 से 1960 में बना और 1967 से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्शन होने लगे। जब ट्रेन गुजरती थी तो हमेशा स्टेशन मास्टर तो पहले झंडी वगैरह दिया करते थे,
और ड्राइवर, ये 2 लोग अक्सर वहां पर ट्रेन के साथ एक लड़की को दौड़ते देखते थे। बिल्कुल। हाँ, एक लड़की को दौड़ते हैं, साथ में दौड़ रही है और कुछ दूरी तक वो दौड़ती थी। तो ये इतना ज्यादा हुआ उसकी जांच वाच करनी थी कि बाद में स्टेशन मास्टर ने वहां से अपना जॉब छुड़ा लिया और वहां से सुदूर कहीं वो चले गए और बाद में उन्होंने कहीं और जॉब किया, फिर उनकी रहस्यमय मौत हुई। अच्छा, ये 1967 का वक्त है जी। तो उस वक्त हमारे पास ना कैमरे थे ना इंफ्रारेड कैमरे थे जो वहां पे कुछ रिकॉर्ड हो पाए। हाँ, मतलब कि सीसीटीवी कैमरों की इतनी उपलब्धता नहीं थी जी, कि वो लगाए तो जा सके लगाए जा सके। हाँ। और लोगों में अभी उतनी शिक्षा भी नहीं थी, तो लोग तो उस तरह का मामला था कि ये रेल के इंजन ही से डर जाए। ये वो वक्त था, ब्लैक एंड व्हाइट टाइम था, बिजली भी अभी आई नहीं थी। हाँ, तो अभी ये तो सिर्फ एक अभी ये एक घटना है, तो उस पर हम कुछ वो नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी एक ये है, हमारे यहाँ पे कुछ जादू टोना की चीजों से भी कुछ चीजें जुड़ी हैं। हाँ, वही हाँ। और कुछ दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ राजस्थान में और वो बड़ा अजीबोगरीब बच्चा था, पूरा व्हाइट फेस और उसके होंठ बिल्कुल लाल थे और उसकी आंखें दोनों लाल थी। बच्चा व्हाइट था, तो जाहिर सी बात है सभी डर जाएंगे। और उसका पूरा शरीर पथराया हुआ सफेद था, जैसे चूने से पेंट किया हो, चूना सूख जाता है और देन वो दरारें बन जाती, इस तरह का उसका पूरा बॉडी थी। जाहिर है सब डर जाएंगे और उसके बाद उसको माँ ने कहा कि भाई इसको फेंका हो, ये तो कोई शैतान का बच्चा है। तो इस तरह की भी घटना हुई। अब कहने का मतलब ये वो जो घटनाएं हम जिक्र कर रहे हैं, तो उस सब का जो रिलेटिविटी और कॉन्सिक्वेंस क्या आता है, भूत प्रेत की जो घटनाएं होती हैं और वो होती भी है नहीं होती है, क्योंकि हमने खुद ही बताने में ही कुछ तथ्यों को निकाल लिया कि भाई उस वक्त तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इंफ्रारेड कैमरे नहीं थे, नाइट विजन कैमरे नहीं थे, जिससे हम वहां पे हो रही घटनाओं की सत्यता का प्रमाण कर पाए। अब बात आती है कि इसका असर क्या पड़ता है। इसका असर जो पड़ता है, बनारस हाई कोर्ट ने अभी 4 लोगों को सेंटेंस यानी उनको उम्र कैद की सजा दी है और उन्होंने चारों लोगों ने, वो एक मेले के थे, उन चारों लोगों ने एक प्रेग्नेंट महिला के पेट पर लाते मारी और उससे कहा गया कि वो जो है वो एक जादूगरनी है या कोई चुड़ैल है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि घटनाएं कब से कब होती रही और उसके विचार भी होते रहे, ऐसे कहानियां भी होती रही और उसका नतीजा आया मैन टू मैन ही नुकसान पहुंचा रहा है, इंसान को ही पहुंचा रहा है। और कितना घातक और कितना निष्कृष्ट जिसे कहते हैं, बहुत निचले उसका, कि एक महिला को आपने जादूगरनी या कोई चुड़ैल मान के उसकी प्रेग्नेंट उस पे पेट पे लाते मारना शुरू कर दी, तो इसको हम क्या कहेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ कुछ देश, अभी हम देश में ही है, इसके बाद इंटरनेशनल वर्ल्ड की भी बात करेंगे कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रहस्यमय किला है, जैसे गोलकुंडा का किला, वहाँ पे अजीब आवाजें, लोग, हर आदमी वहाँ का बताता, हाँ भाई यहाँ ऐसा कुछ है, शाम के बाद यहाँ निकलना ठीक नहीं, और डरावनी घटनाएं होती हैं यहाँ पर, आवाजें सुनाई देती हैं, छम छम की आवाज सुनाई देती है। तो पता नहीं क्यों लोगों ने इसको जानने की कोशिश नहीं की है तो क्या है। अच्छा, दूसरा भानगढ़ का किला राजस्थान, वहाँ भी यही सूर्यास्त के बाद इस तरह की घटना है। हाँ, जो डराती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, उनका कहना है वहाँ पर रानी खुद जो है रात को टहलती नजर आती है मोमबत्ती की लाइट में। अब ये क्या होता है, किस तरह का कोई एलिमेंट है, कोई जानवर आता है या कोई और घटना चल रही है, क्या मसला है, ये इसका तो कोई
प्रमाणित वो नहीं। और फिर हैदराबाद में भी एक तारामती का किला है, वहाँ भी यही इसी तरह की कहानी है। मेरठ में एक जगह है जो वो आर्मी का ब्लॉक है, वहाँ पे सवाल तो ये है कि वो आर्मी रहती है, आर्मी का तो वहाँ पे भी जीपी ब्लॉक है वहाँ पे, और वहाँ भी इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बताते हैं। अब हो सकता है आर्मी के लोगों ने इस तरह की अफवाह उड़ा दी हो कि भाई ताकि सेफ्टी रहे उनकी, तरह तरह के दुश्मन होते हैं पुलिस के और आर्मी के, तो इसका एक ये जाता है। तो हमारे यहाँ तो बड़े इसके किस्से हैं और जगह जगह पे चर्चे हैं, वो ये है। फिर आगे और भी चीजें हैं जिसपे हम चीजों को लाना चाहते हैं। अभी तो ये जानकारी है, और बहुत कुछ है जो हमने शॉर्ट टर्म ही बातें की हैं। तो इस पर आपका क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ पे आपने कहा कुछ देखा, या कोई ऐसी भूतिया जगह, या कोई किसी ऐसे टूरिज्म स्पॉट पे गए हैं आप, यहाँ अपने आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? जैसे आपने जो घटनाएं बताई हैं कि वो वेस्ट बंगाल में बेगम कोदार रेलवे स्टेशन की, उसके बाद आपने राजस्थान के भानगढ़ किले की बात करी, और ऐसी एक घटना मुझे दिल्ली की याद आती है, कड़कड़डूमा कोर्ट की। कड़कड़डूमा वहाँ पर कहा, वहाँ पर बड़े मुख्य जो न्यूज चैनल रहे हमारे देश के प्रख्यात बड़े न्यूज चैनल, मेन स्ट्रीम जैसे, उन चैनलों ने बहुत ही रिपोर्टिंग करी कि भाई रात के 12 बजे वहाँ पर कंप्यूटर अपने आप चल जाते थे। उससे जो वहाँ पे एडवोकेट थे, वकील थे, वो सब बड़े घबरा गए और वो लोग कचहरी से दूर रहते थे, क्योंकि रात के 12 बजे अचानक से बंद पड़े सारे कंप्यूटर जग जाते थे, सारे कंप्यूटर चालू हो जाते थे। तो ये भूतहा घटना उन लोगों ने मान ली कि भाई कोई कड़कड़डूमा में कोई एक ऐसी कोई भूत पिशाच या आत्मा टहलती है, कोई ऐसी जिसको इंसाफ नहीं मिला, और वो जो है कंप्यूटरों को खोलती बंद करती है। अब देखिए ये जो है, ये बात, ये भूतहा घटना की खबर जो है हमारे देश के प्रख्यात और मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर खूब चलाई गई, और इंटरनेट पे भी ये खूब चली। और अब इस घटना का मैं जिक्र यहाँ पे ये कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप जरा एक तथ्य देखिए इस घटना की खबर पर, कि हमारे यहाँ का जो मीडिया है, जो न्यूज मीडिया है, उसमें जो बैठे जो ये नुमाइंदे हैं, जो पत्रकार, जो सो कॉल्ड रिपोर्टर्स जिन्हें कहा जाता है, हमारे यहाँ का मीडिया यानी कि डेमोक्रेसी के तीसरा स्तंभ, हाँ, उसमें जो बैठे नुमाइंदे हैं, जो सो कॉल्ड रिपोर्टर्स हैं, वो रिपोर्टिंग ये कर रहे हैं कि भाई कड़कड़डूमा जो एक कोर्ट है दिल्ली में, वहाँ पर रात के 12 बजे सारे कंप्यूटर वहाँ के अपने आप चालू हो जाते हैं, जिससे कि दहशत का माहौल है वहाँ पर कि भाई कोई भूतहा घटना यहाँ पर है, कोई भूत पिशाच यहाँ पर आत्मा कोई टहलती है। और ये आत्मा, ये भूत किसका टहलता है या किसकी टहलती है? ये किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसको कि इस कड़कड़डूमा कचहरी में या कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला। अब आप जरा ये देखिए कि कितना लो आईक्यू वाला भूत, जिसको खाली खोलना और बंद करना, उससे आगे कोई सॉफ्टवेयर उसको आता नहीं था चलाना। नहीं, इतना लो आईक्यू वाला भूत कि जिसको इंसाफ नहीं मिला है, अच्छा, तो वो कंप्यूटर खोलेगा बंद करेगा। तो मतलब आपने कहा लो आईक्यू, तो उससे ये भी है कि उसको आता भी नहीं था, खाली किसी इंस्टीट्यूट में खाली उसने एडमिशन लिया तो पहले दिन उसको फांसी दे दी गई, ऐसा कुछ हुआ, और वो कंप्यूटर खोल रहा है, बंद कर रहा है, क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला। अरे इसी तरह से हमारे मीडिया को तो खैर इंटरनेशनल डंका बजता है जब लोग वहाँ पे, अभी इन्होंने जो है वीडियो गेम्स के कुछ जहाज दिखा दिए, और जो वीडियो गेम्स आज तो बड़े रियलिस्टिक बन रहे हैं, तो वो गोलियां चला रहे हैं, तो और उसके बाद दूसरे जहाज में उसको शॉर्ट कर दिया, उसको भी चला दिया गया हमारे देश के प्रख्यात न्यूज चैनल पर, और वो बताया गया कि पड़ोसी मुल्कों ने हमला कर दिया और हमारे देश के जहाजों ने उड़ा दिया उसे। तो अब आप देखिए, वो क्लिप बाकायदा वो लोगों ने लगा के और हंसते हुए इंग्लिश रिपोर्टर्स ने उसको दिखाया और चलाया। बताइए शर्म की बात तो पॉइंट यही है कहने का कि ये हमारे यहाँ के न्यूज चैनल हैं, जो हमारे यहाँ का मीडिया है, और जो हमारे के सो कॉल्ड तथा कथित जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं,
जी जी वो ये कह रहे हैं कि भाई करकरडूमा कचहरी में, करकरडूमा कोर्ट में कोई जी भूत जो है या कोई आत्मा जी जो है भटकती हुई, जी जिसको इंसाफ नहीं मिला है, तो वो कंप्यूटर खोल देती है रात के 12 बजे। जी जी ठीक है, तो अब इतना लो आईक्यू वाला कोई भूत और आत्मा वहां टहल रही है, ये वही कहने साबित का मतलब करता है कि ये पत्रकार कितने लो आईक्यू वाले, मतलब इन्होंने हाँ, एक, मतलब ये खबर भी हाई अपने आईक्यू की आप में नहीं एक बना मजाक पाते। है। हाँ, अपने आप में जी मजाक है। मतलब तो भूत प्रेत जो होते भी होंगे तो उनका भी अपमान कर दिया इन्होंने। अगर तो वाकई में कोई ना जी जी इंसाफी से कोई मरा कोई होगा भी, कोई और और वो जिसकी आत्मा अलौकिक वहां पावरफुल भटकती शक्ति है। होगी, हाँ, जी तो जी उसका भी भरपूर इन्होंने अपमान कर दिया। अपमान कर दिया भाई। सीधी सेंसफुल बात है, अगर कोई आत्मा भटक रही है और उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो पावर ऑन ऑफ कर सकती है, तो वो सीधे जज को पकड़ेगी जाके कि वहां बस कंप्यूटर ऑन जिसने ऑफ उसके कर दे। साथ नाइंसाफी की हाँ, तो वो सीधे जाके कि वो उसी उस के पर अंदर कार्रवाई से उसका करेगी कि पावर यहाँ ऑफ पे कर सके। कंप्यूटर ऑन ऑफ करेगी और कंप्यूटर की सर्विस करती फिरेगी। हाँ, क्योंकि इसका कारण एक तो ये बड़ा सिंपल सा है, टीआरपी। बाद में मैं अपनी बात जी पूरी करना चाहूंगा। हाँ बाद में जी फिर एक वैज्ञानिक व्यक्ति जो जी कि हमारे देश का ही है और वो पैरानॉर्मल रिसर्चर है, हाँ मैं उसका जी नाम यहाँ जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि वो एक ऐसे पैरानॉर्मल, एक ऐसे हम्म पारलौकिक संस्था का हम्म संस्थापक है, वन ऑफ द हम्म, ऑर्गेनाइजर है अच्छा जी, जो कि इस तरह की पारलौकिक और भूतहा घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तरह की पारलौकिक और भूतहा घटनाओं पर वो लोग रिसर्च करते हैं, उस पर बहुत अच्छी बात। अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक चलिए, दृष्टिकोण से। हाँ, जल्दी से आप नाम बता दीजिए, क्योंकि बिल्कुल शायद हमें भी वही नाम मेरे पास भी लिस्ट में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल हम हो सकता टैली है। हाँ, करना चाहते हैं। वो जो हाँ संस्था है उसको इन शॉर्ट बोलते हैं आईपीएस, मतलब हाँ, इंडियन इंडियन पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल सोसाइटी, सर्विस बिल्कुल ठीक सोसाइटी। है। यस, हमारा एक ही पद पे आ गए, तो बस जल्दी से हम सर नेम बता देते हैं, आप फ्रंट नेम बता दिए। बंटवाल जी का नाम लेना चाहते हैं आप? नहीं, मैं बंटवाल का नाम नहीं है, मैं जिस हम्म व्यक्ति को जान रहा हूँ उस हम्म, संस्था का, उसका नाम है वकार राज। वो वकार मुस्लिम राजा, व्यक्ति अच्छा। है, या राज हाँ हाँ वकार है, ये वकार राज हाँ है हाँ, ये। ठीक ठीक और ठीक। इस संस्था को शुरू करने वाला जो व्यक्ति था वो था गौरव तिवारी, गौरव तिवारी, जो हाँ जिनकी जो मृत्यु भी बड़ी रहस्यमयी रही। रहस्यमय मिट्टी, और बिल्कुल ठीक है। वो अमेरिका में पहले जॉब करते रहे थे और वहां से हाँ वो हाँ जॉब छोड़ के चले आए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ये चीज बहुत ही नापसंद थी गौरव तिवारी को, कि भूत प्रेतों के नाम पर पूरे हाँ दुनिया भर में लोगों को बहुत ज्यादा डराया जाता है हाँ, और भयभीत और भयग्रस्त किया जाता है, किया जाता है तो और उनको, मतलब कि लोगों से फिर लोगों का शोषण भी किया जाता है भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके रुपए पैसों को ठगा जाता है भूत प्रेतों के हाँ नाम पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो गौरव तिवारी ने ये संस्था की शुरुआत करी जिसका बिल्कुल, नाम कम से रखा, कम एक किसी व्यक्ति ने तो हाँ, एक वैज्ञानिक साहस किया। दृष्टिकोण। हाँ, साहस और किया। और ये बड़ा साहस का काम है क्योंकि बिल्कुल। जिसके संदर्भ में हमें जानकारी नहीं होती है उसके हम्म, संदर्भ में हमारा भय और भी ज्यादा बड़ा होता है। बढ़ जाता है, हाँ, उसी का लोग लाभ उठाते हैं। उसी का लोग लाभ उठाते हैं। तो वो आईपीएस जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, उस समय जी शायद गौरव तिवारी भी थे जिस समय की बात है, तो उन लोगों ने जा करके करकरडूमा कोर्ट में जा करके जब इस पर उन लोगों ने रिसर्च किया। रिसर्च किया, अध्ययन जी किया, तो जी उनकी टीम में ये जो वकार राज नाम का जो व्यक्ति जी, है जो आज भी जीवित है और जो आज भी अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहा है अच्छा अच्छा जी। इसी नाम से, तो हम्म वो आईटी का बंदा है, वो आईटी हम्म प्रोफेशनल है, तो हम्म उसने जाकर के उस कमरे में बैठा जहां पर रात के 12 बजे अपने आप ही ऐसी सारे, घटनाएं होती थी। हाँ, जहां पे रात में जिस कमरे में अपने आप ही रात हम्म के 12 बजे सभी कंप्यूटर में 8-10 हम्म, कंप्यूटर थे वो अपने आप ही चालू हो जाते थे ऑन रात हो जाते थे। हाँ, वो लिंक तो करते हैं ना एक दूसरे से। उस कमरे में वो आदमी अकेला रात में बैठा और हाँ, जैसे ही रात के 12 बजे फटाफट कंप्यूटर चालू हो गए, तो वो भी वो ठीक। व्यक्ति ने बिना अपने डर पर काबू रखे हुए उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया वहां पर, और हाँ, उसने कि ये कैसे पाया हुआ। कि ये सारे कंप्यूटर के जो यूपीएस हैं ये हम्म, इस तरह से प्रोग्राम्ड हैं कि इनमें एक शेड्यूलिंग करी गई है कि भाई जब ये अच्छा कंप्यूटर अच्छा। 8 से हाँ 10 घंटा 12 घंटा जब चलते हैं कचहरी में दिन हाँ भर, हाँ 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 तो हाँ, इनमें इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, इनमें कई प्रकार के वायरसेस, कई प्रकार के मालवेयर्स आ जाते हैं आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक। जिनको कि
डिलीट करने के लिए और करने के लिए भी काफी समय देना पड़ता है, तो फिर वो शेड्यूलिंग कर दी गई यूपीएस में और सीपीयू में, वो जो भी शब्द होता हो, तो वो शेड्यूल्ड है कि रात में 12 बजे ये अपने आप ऑन होंगे कंप्यूटर, और ये सारे मालवेयर और जितने वायरसेस आए होंगे और जो भी टेम्परेरी फाइल्स होंगी जिनकी जरूरत नहीं है, वो सारे वो कंप्यूटर अपने आप ही डिलीट करके आधे पौन घंटे में करके फिर वापस स्विच ऑफ हो जाएंगे। स्विच ऑफ होंगे। हाँ, बताइए, ठीक है। ये एक सीधा सा वैज्ञानिक कारण सामने आया, और जिससे ये स्पष्ट हो गया कि भाई कोई वहां पर ऐसी आत्मा नहीं भटक रही थी, भूत, जो कि इनजस्टिस का शिकार हो, बल्कि वहां पे वो कंप्यूटर है जो कि मशीन है, जो कि बिल्कुल आज भी मशीनें ऐसा काम कर लेती हैं, और और मशीन अपना काम करती थी रात के 12 बजे अपने आप ऑन हो करके, और वो अपनी सब टेम्परेरी फाइल्स और ऑटो डिलीट अपना करना शुरू हो जाती है। वो डिटेक्ट कर रहे हैं नेट के थ्रू या जैसे भी करके जो भी प्रोसेस होता हो, और वो सारा अपने कंप्यूटर में जो भी मतलब कि अनयूजफुल फाइल्स थी उनको डिलीट करके वापस स्विच ऑफ हो जाते। तो ये सिस्टम था। जैसे ही ये बात उन लोगों ने जगजाहिर करी, बस वहां पे करकरदुमा का वो खेल जो है तुरंत समाप्त हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे फिर वापस उल्लेख करना चाहूंगा श्रोताओं के समक्ष कि देखिए, हमारा भारतीय समाज का न्यूज मीडिया देखिए, जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कितनी गिरी हुई और कितनी मतलब कि जाहिलों जैसी खबर फैलाई, ना कि जनता को वो एक सही आकलन तक लेके गई, ना सही अध्ययन तक लेके गई, बल्कि भूत प्रेत आत्माएं जो वाकई में इस संसार में एग्जिस्ट करती हैं, उनके प्रति भी एक अपमानजनक खबर, उनके प्रति भी एक अपमानजनक दृष्टिकोण और ज्यादा गाढ़ा कर दिया लोगों के जनमानस के चित्त में। हाँ, और जैसा कि आपने ये बात बताई कि उसका जो एस्पेक्ट और इफेक्ट जो निगेटिव पड़ा लोगों पर पड़ता है, उसमें ये इस एक बड़े जिम्मेदार, जिसको स्तंभ कहते हैं, लोकतंत्र का एक जिम्मेदार स्तंभ, उसके प्रति संशय आ जाता है। इतना संशय, और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पर एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि इसी मीडिया, यानी कि मीडिया हम आप भी हो सकते हैं, जो गलत बयानी रूमर फैलाए, वो भी एक मीडिया है। और जब आप इतने बड़े नेशनल टीवी से इसको फैला रहे हैं, सोचिए उसका असर क्या होगा। और उसका असर इतना निकृष्ट, इतना घिनौना हो सकता है कि एक प्रेग्नेंट महिला पे लोग लातों से मारे कि ये शैतान है, और बच्चा शैतान पैदा होने वाला। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी बोलूंगा कि जो आपने वो बेगम कोदार रेलवे स्टेशन के संदर्भ में जो आपने घटना बताई, वो घटना मेरी भी सुनी हुई है। जी। और मैं फिर वही बोलूंगा कि वो ट्रेन के साथ में भागती हुई लड़की का प्रत्यक्षदर्शी आज भी कोई नहीं मिलेगा, ना उस समय कोई मिला होगा, ना उस वक्त। अब मैं इधर आपको एक दूसरा एक पक्ष आप लोग के सामने उपस्थित करना चाहूंगा। वो ये कि ये भूतहा घटना और पारलौकिक घटनाओं की आड़ में कभी कभी मनुष्य या कभी कभी कुछ शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग जो हैं, वो अपने कुछ रहस्य और कुछ राज दफन रखते हैं। वाह। इसी संदर्भ में मुझे एक फिल्म की याद आ रही है, जो कि विशाल भारद्वाज ने ये फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था मकड़ी। यूं तो वो फिल्म एक बच्चों की फिल्म थी, जिसे कहा जाता है चिल्ड्रन फिल्म। उसमें शबाना आजमी ने बड़ी मुख्य भूमिका निभाई थी, एक चुड़ैल की। और अंत में मालूम ये पड़ता था उस फिल्म में कि एक गांव है जहां पर एक पुरानी हवेली है, और उस पुरानी हवेली के आसपास गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था, क्योंकि मान्यता ये थी कि उस हवेली के अंदर एक जो उस हवेली की जो रानी थी, वो आज कई सौ सालों से चुड़ैल बन के घूमती है, और जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा उस हवेली के अंदर अगर जाता था, तो वो कोई दूसरे जीव में परिवर्तित, किसी दूसरे पशु में परिवर्तित होकर के ही वापस लौटता था। ये उस फिल्म की कहानी का एक वन लाइनर था, और ये पूरा एक प्रमाइस था, ठीक है ना। और मुझे याद इसलिए आ रही है वो फिल्म, क्योंकि वो फिल्म का जो क्लाइमेक्स था, उसमें ये चीज परोसी गई थी दर्शकों के सामने कि शबाना आजमी जो चुड़ैल बन के घूमती थी, जिसको कि शुरू में फिल्म के दिखाया गया कि वो चुड़ैल थी उस हवेली में भटकने वाली, वो असल में चुड़ैल ना होकर के एक इंटरनेशनल स्मगलर थी,
जो कि उस हवेली के अंदर अपने 2-3 चेलों के साथ रह रही थी और उस हवेली के अंदर गुपचुप तरीके से जमीन खोद रही थी ताकि वहां पे अंदर गड़ा सोना जो है वो निकाल के ले जाया जा सके। लेकिन गांव वाले हवेली के अंदर ना आ जाएं, इस कारण से वहां पे उसने सालों साल चुड़ैल बन करके वहां पर इस प्रकार का स्वांग रचा ताकि लोग डर के मारे, भय के मारे उस हवेली से कोसों दूर रहे और वो लोग अपना हवेली के अंदर अपना जो है वो खजाना कार्यक्रम करते रहे बिना किसी भी रुकावट के, बिना किसी भी पुलिस कंप्लेन के, बिना किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के। तो ये फिल्म जो है, ये फिल्म जो ऐसे तो चिल्ड्रन फिल्म है, एक बच्चों की फिल्म है, लेकिन बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक विचार की तरफ लोगों का ध्यान खींचती है कि क्या ये जो बेगुन कोदार में जो लड़की दौड़ रही है, लड़की की भूत या लड़की की आत्मा, क्या ये राजस्थान में जो भानगढ़ का जो किला है वहां पर ये जो रानी मोमबत्ती लेकर के अंधेरे में छम छम करके घूम रही है, क्या ये सिर्फ इसके प्रत्यक्षदर्शी कौन है? तो उसका उत्तर हमें मिलता है कि नहीं, इसके प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं है। आज तो सीसीटीवी कैमरा है, आज इंफ्रारेड कैमरास भी हमारे पास है, नाइट विजन कैमरास भी है, तब भी वो भानगढ़ में वो रानी नहीं दिख रही है, किसी नहीं दिख रही। और ना ही आज भी वो बेगुन कोदार में वो लड़की कहीं पे दौड़ती भागती दिख रही है। तो क्या आत्माओं और पारलौकिक और भूतहा घटनाओं की आड़ में क्या पीछे यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियां तो नहीं है? इस पर आप क्या कहेंगे नाम? हाँ, जो बात आपने कही इस संदर्भ में एक हमें बात आई, ये 90s के ही नियर अबाउट है जी। और अगर हम इस चीज का जिक्र न करें तो वो सारे जो श्रोता जो सुन रहे होंगे वो नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह ने फिल्म मकड़ी का जिक्र किया, उस वक्त एक दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था, शायद उसका नाम भी पुरानी हवेली या किला हुआ करता था, हमें कंफर्म नहीं है, बहुत छोटे थे तो भूल गए। तो उसमें भी लोगों को इसी तरह की भ्रांतियां थी, कोई करीब से गुजरता नहीं था, लोग डर के भागते थे। और उसका अंत जब सीरियल का हुआ तो उसमें ये पता चला किसी डेयरिंग पुलिस ऑफिसर के घुसने से कि वहां पर नकली नोट छापने की मशीन लगी थी जिसमें वो अपने गोरख धंधे किया करते। वो एक बेहतरीन जगह थी, उनका गैंग चल सकता था वहां पर, और चूंकि वो बाहर से अधिकृत थी, उनका अपना कोई प्लेस नहीं था, वहां से उनको सिर्फ भागना ही भागना था, इसलिए उन्होंने उस जगह को अधिग्रहित किया था। तो ये एक उस वक्त अधिग्रहित किया था और उस जगह को भूतहा घोषित कर दिया था। हाँ, ताकि जो है लोग दूर रहे। तो और फिर बाद में फिर हम रियलिटी में तो ये सुनते हैं कि भाई ये नकली नोट आ गया, ये कहाँ से आ गया, कहीं से तो टकसाल बना इसका, कहीं से छपा, तो ये पता चला कि भाई पड़ोसी मुल्क से आ गया, ये किसी आतंकवादी देश की साजिश है। और ये वो तो ये जैसे कि आपने फिल्म का जिक्र किया, उसी तरह का ये टीवी सीरियल का मैं उसी संदर्भ में मैंने जिक्र किया कि ये हमको क्या सोचने पे मजबूर नहीं कर रही, और हमें लगता है कि हमारा मीडिया और हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है वो जरूर वो इंटेलिजेंट है, वो भी समझता है। बिल्कुल समझता है और मतलब सोचने पे मजबूर भी करती है बात। और मेरा तो खैर मानना ही ये है कि जिस बात को हम पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर सकते हैं तात्विक और वैज्ञानिक तौर पर, उस बात को पूरा सत्य मानना सबसे बड़ी मूर्खता है बिल्कुल किसी भी तरीके से। लेकिन उसी को ही अंधविश्वास कहते हैं। हाँ, और बिल्कुल अगर हम तात्विक तौर पे और वैज्ञानिक तौर पे असिद्ध बात को अगर हम थोड़ा बहुत भी मान रहे हैं तो वहां से अंधविश्वास की यात्रा शुरू हो जाती। लेकिन जब मैं आपको दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट की बात कह रहा हूँ, या राजस्थान के भानगढ़ के किले की बात कह रहा हूँ, या बेगुन कोदार के रेलवे स्टेशन में भागती हुई इस लड़की की बात कह रहा हूँ, और मैं
इन तीनों घटनाओं के संदर्भ में जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तीनों ही घटनाएं बिल्कुल ही मुझे सिरे से ही झूठी समझ में आती हैं। और कड़कड़ डूमा में तो कंप्यूटर खोलना वो तो सिद्ध ही हो गया वैज्ञानिक तौर पे, तात्विक तौर पे। तो इसका मतलब मेरा कतई ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि पारलौकिक और भूतहा शख्सियतें होती नहीं। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा, इस बातचीत को मैं थोड़ा सा दूसरा रुख देता हूँ जी, कि क्या सिरे से ये मान लेना, इस बात को नकार देना कि आत्माएं और भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, क्या ये तर्कसंगत है कि नहीं? तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि नहीं, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है कि हम सिरे से नकार दें भूत प्रेत और आत्माओं की उपस्थिति हो जी। क्योंकि अगर हम मनुष्य को देखें या किसी भी जीव को देखें तो हम ये पाते हैं कि एक समय के बाद किसी भी तरीके से जब वो जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, चाहे किसी एक्सीडेंट में या भारी बीमारी से या समय आ जाने पर, तो एक तर्क और एक विचार ये जरूर हर मनुष्य के दिमाग में आ जाता है स्वतः ही कि कुछ एक ऐसी शक्ति, कुछ एक ऐसी ऊर्जा जरूर इस जीव में थी जो अब नहीं है। उस ऊर्जा का होना जीवन है और उस ऊर्जा का नहीं होना जो है वो जीवन नहीं है, मतलब मृत्यु है। अब वो ऊर्जा के शरीर से हटने के कई तरीके हैं। कोई एक्सीडेंट से हट जाता है, कोई भारी बीमारी से हट जाता है, या कोई समय आने पे हट जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर ऊर्जा, एनर्जी जिसे हम बोलते हैं कि जब वो है शरीर में तो हम कहेंगे कि भाई जिंदा है, और जैसे ही वो ऊर्जा खिसक गई तो हम कहते हैं भाई अब ये मरा। तो ये एनर्जी जो है, और वैज्ञानिक तौर पे ये मतलब कि विज्ञान ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया हुआ है और सिद्ध किया हुआ कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, energy cannot be made and energy cannot be destroyed. Energy cannot be created and nor it can be destroyed. ये एक तथ्य विज्ञान हमको दे चुका है, जो कि बहुत तर्कसंगत मालूम पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो ना तो बनाई जा सकती है, और जो चीज हम बना नहीं सकते उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम खत्म भी नहीं कर सकते, उसका हम नाश भी नहीं कर सकते। वो स्वतः और अंततः रहती। हाँ, वो मतलब कि वो मतलब कि वो स्वतः ही है, अपने आप ही निर्मित है, स्वनिर्मित है, और वो ऊर्जा स्वनिर्मित ही है। तो हर जीव जंतु के अंदर भी वो ऊर्जा है, या हर जीव जंतु भी एक ऊर्जा ही है। हम अंदर और बाहर की ना भी करें तो हम ये कहते हैं कि हर जीव जंतु भी एक ऊर्जा ही है, एनर्जी का एक पुंज है, द बॉल ऑफ एनर्जी या द ऑर्ब ऑफ एनर्जी। तो वो ऑर्ब ऑफ एनर्जी अनेकों शारीरिक रूप में विचरती है इस धरती पे, और जैसे उस शरीर से हटती है या खिसकती है तो वो शरीर तुरंत गिर पड़ता है, धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तुरंत गिर जाता है धरती पे, और वो ऊर्जा वहां से उस शरीर से हट गई होती। तो ऊर्जा मतलब एनर्जी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अगर सिर्फ शरीर नहीं है और आत्मा भी है, तो शरीर हटने के बाद वो आत्मा है, वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा है। तो इस आधार पर हम इस पूरे निष्कर्ष पे भी बड़े आसानी से और बड़े तर्कसंगत तरीके से पहुंच सकते हैं कि भाई आत्माएं बिल्कुल उपस्थित है संसार में। हम उनकी उपस्थिति को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, या नजरअंदाज नहीं कर सकते, या बिल्कुल भी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। अब आत्मा का होना, एनर्जी का उपस्थित होना किसी और आयाम में, किसी और डायमेंशन में, टाइम के किसी और डायमेंशन में आत्मा का उपस्थित होना, उसको हम कोई भी नाम से कह सकते हैं। कोई उसको भूत कह सकता है, कोई उसको आत्मा कह सकता है, कोई उसको पिशाच कह सकता है, कोई उसको अनेकों नाम है, कोई उसको जिन्नात कह सकता है। बिल्कुल ठीक बात कही जी। आप इस पर क्या कहेंगे इनाम? कुछ आप भी बोले।
हाँ, हमें ये लगता है कि इसके बाद अब भी कुछ चीजें ऐसे सवाल हैं, जैसे आपने कि ये कहा कि एनर्जी, और बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, ये बिल्कुल सही है। और फिर भी कुछ ऐसे सवाल हम श्रोताओं के सामने लाना चाहते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसे देखा होगा, सुना होगा, और हॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से, हॉरर फिल्मों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, अखबारों और किताबों के माध्यम से। जैसे कि अभी भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि एक डिबुक बॉक्स है, ये अपने आप में बड़ा एक क्या कहते हैं, अभिशप्त बॉक्स माना जाता है, जिसके पास रहा, जहाँ भी रहा, वहाँ पे रहस्यमय मौतें हुई। उसके बाद एक चेयर बनी, जिसका नाम रखा थॉमस बसबी चेयर। ये शायद थॉमस बसबी की ही चेयर है, जो भी इसमें बैठता उसकी अनायास डेथ हो जाती। अन्य बेले का और रॉबर्ट द डॉल, ये गुड़िये हैं जो विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्हें भूतिया और हॉन्टेड माना जाता है। बसानो वास है एक, जो इटली से बनाया गया किसी फंक्शन में, और जिसने उसे टच किया उसके साथ रहस्यमय घटनाएं हुई। और मिटल्स प्लांटेशन का एक मिरर है, जो अपने आप में कहीं टंगा हुआ है, यूएसए की घटना है, और लोगों का कहना है कि यहाँ पर मतलब जो उसकी मालकिन है, बच्चों सहित इसमें इसी में समाई हुई है। इसी तरह क्राइम बॉय पेंटिंग है, और हॉन्टेड वेडिंग ड्रेस है। ये हॉन्टेड ड्रेसिंग वेड का भी अपना एक रुचिकर और रोमांचक किस्सा है। और कोहिनूर डायमंड, इसे भी अभिशप्त माना जाता है, जहां भी रहा, जिसके साथ भी रहा, तो उसका बजाय उत्थान होने का पतन हो गया। और इसी तरह एक बॉक्स आता है, जो पजल बॉक्स होता है, जिसे लेमन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म दिया गया है, जिसका नाम हेल रेजर, एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, इसमें वो बॉक्स दिखाया गया। कुछ अजीब सी चीज है ये। तो अब कहने का मतलब, ये इंटरनेशनली ये म्यूजियम में रखी हैं, इसके पूरे किस्से कहानियां हैं, लोग जहाँ भी रहते हैं इसको बताते हैं, क्या कहते हैं। इस पर हम एक बात ये कहना चाहेंगे, जहाँ जैसे कि आपने कहा, जब मशहूर साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन से पूछा गया, तो उन्होंने कहा भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको हम एनर्जी से ही डिफाइन करते हैं। जैसे कि ऐसी जगह पे, ऐसी चीजों पे कुछ चीजों का इफेक्ट होता है, वो विज्ञान है, और एनर्जी भी विज्ञान है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स में चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ऊपर उछल जाना या गिर जाना, वाइब्रेट करना, आवाज आ जाना, ये उसकी बातें होती हैं। लो हियरिंग फ्रीक्वेंसी भी कभी कभी होती है, जिसमें अंडर 20 हर्ट्ज की आवाज सुनाई देती है, जिसमें व्यक्ति को किसी के रोने, हंसने, गुनगुनाने जैसा आभास महसूस होता है। वहीं पे तीसरी बात ये भी है, एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू मोल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीजें उन्होंने कहा। अब वही की बात ये कहेंगे कि जेम्स रैंडी, एजुकेशनल फाउंडेशन के जेम्स रैंडी, उन्होंने वहीं पर अनाउंस किया कि आई विल गिव $1 million, आई विल पे हु प्रूव पैरानॉर्मल और घोस्ट एक्टिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये तो हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए सवाल है कि उन्होंने कहा था, कितना, कब और कैसे, क्या महसूस किया, उसकी सत्यता क्या है। लेकिन जैसा कि हमने अपने देश से लेके विदेश और पूरी दुनिया में जो भी चीजें नाम लेके प्रमाण से कही, उसमें भी कहीं ना कहीं द्विअर्थी बातें, और अंततः वही बात आती है कि चैलेंज आ जाते हैं, पूरी तरह से उसको साबित ना कर पाने वाली बात।
अब किसी का बीमार होना या असमय मौत हो जाना या कोई रहस्यमय घटना हो जाना, वो अलग चर्चा का और अलग विषय है। पर लोग तो जरा सी बात पे ही या किसी चीज से दहशत में आ जाते हैं। ये एक सच बात है कि हाँ, कि हमारा जो एनर्जी सिस्टम है और वो कंजर्व करता है, ब्रह्मांड में है और पूरी दुनिया में एनर्जी ही मूव कर रही है। तो एनर्जी के भी कई पार्ट हैं, एनर्जी के कई पार्टिकल्स हैं और कई एस्पेक्ट हैं, वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इसको हम आप वैज्ञानिक तौर पर नकार नहीं सकते, इसको हम आप वैज्ञानिक तौर पे बता नहीं सकते या नकार नहीं सकते, नकार नहीं सकते, बिल्कुल सही है, नकार नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल जैसे कि अभी आपने पीछे उल्लेख किया अपनी कुछ बातों में कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी कुर्सियां हैं, कोई ऐसी गुड़िया है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जो शापित हैं या जिन पे अभिशप्त हैं, जिन्हें माना जाता है। हाँ। तो एक चीज मैंने गौर करी कि आपने जितने भी उल्लेख किए वस्तुओं के संदर्भ में, उनपे सब में नकारात्मक ऊर्जा का ही वशीकरण देखा मैंने। वशीकरण, ऐसी भी जरूर वस्तुएं और गुड़ियाएं और ऐसी भी चीजें होंगी जरूर उपलब्ध, भले आपके और हमारे संज्ञान में नहीं हो, जो सकारात्मक भी हो कि भाई वो बॉक्स या वो डब्बा या वो पेन जिसके पास आ जाएगा, मतलब तो कोई जैसे कोई अंगूठी पहन ली तो अब मेरा भला हुआ या भला हो गया ऐसा और कुछ मेरे सारे काम बनने लगे। बिल्कुल ऐसी भी होंगी। तो ये बिल्कुल इसके लिए वैज्ञानिक सिद्धता अगर नहीं भी है तो ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि भाई बिल्कुल ऊर्जा है, अगर आत्माएं हैं तो वो ऊर्जा ही होती हैं और आत्मा भी वस्तुओं से, जैसे मनुष्य जो है वो वस्तुओं से लगाव कर लेता है और वस्तुओं से चिपक जाता है, वैसे आत्माएं भी चिपक सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिल्कुल आकर्षित हो करके उसी वस्तु के साथ ही वो रहना चाहती हैं। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉइंट ये है कि जो वस्तुओं के बारे में आपने उल्लेख किया, वो आपने जिन भी समाचार पत्रों में या जिन भी न्यूज आर्टिकल से आपने उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी, पॉइंट ये है कि क्या वाकई वो हैं किसी भी तरह की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित, या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है चीजों को बेचने का, बाजारीकरण करने का। फिर हम वहीं पे आ जाते हैं कि पारलौकिक एवं भूतः घटनाओं की सत्यता भी है कि मालूम पड़ा एनेबेले डॉल को जिस कंपनी ने बनाया तो उसने कहा कि हम अपनी डॉल को बारबी डॉल से ज्यादा कैसे बेचते, तो भाई इसका एक काम करो, इसको जो है नकारात्मक, इसको पब्लिसिटी जैसे कहते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी करो इसकी, और जितना पैसा लगाया है, वो भी तरीका है, चर्चा में लाना है। वो एक कहावत होती है ना कि जो है नाम बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। वही चीज है। तो भाई बदनाम हो के सही, हम कम से कम पैसा तो कमा लेंगे। तो भैया एनाबेला एक डॉल बनाओ अजीबो गरीब से दिखने वाली, फिर उसको एनाबेला नाम दो और डॉल तो बनाओ, साथ में एक निर्देशक पकड़ के कहानी का पकड़ के भैया लो पिक्चर भी बना। अब देखिए अगर वो बैडली डिफेम नहीं होती तो लोगों का आकर्षण नहीं होता, आकर्षण ना तो फिल्म भी ना बनती। नहीं, वो फिल्म बनती क्या, वो तो उसको डिफेम करने के लिए फिल्म बनाई ताकि और जल्दी से लोग पकड़े कि अरे भाई ऐसी गुड़िया ये तो हम भी लेके आएंगे, हम भी तो देखें कि कौन सी एनेबेले आती है। एनेबेले है ही नहीं तो आएगी कहाँ से। लेकिन ये है कि उस पूरे षड्यंत्र में डॉल बनाने वाली कंपनी की डॉल बिक गई और उसका पैसा खड़ा। बिल्कुल। ऐसे ही करके अगर हमें कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई हमारा कोई फार्म हाउस है या कोई हमारा बंगला है जो कि बिक नहीं पा रहा है या जिसको हम बेचना भी नहीं चाह रहे हैं, या हमारे माता पिता का है और वो लोग उस पर विल लिख के गए कि ये कभी ना बेचा जाए, ये सरकारी प्रॉपर्टी कर दी जाए, हमारे मरने के बाद बच्चों को ना दी जाए, तो वहां पर भी कुछ ऐसी घटनाक्रम को ऐसे ही घटनाक्रमों का वो फैला दिया जाता है, एक क्या बोलते हैं खबर, झूठी खबर कि भाई ये भूतहा है, और आप आइए यहाँ पर
और आप देखेंगे और आप पाएंगे यहाँ पे चीजें अपने आप हिलती हैं, अपने आप ढूंढती है, कहीं कुछ आवाज आ जाएगी किसी के हंसने की, किसी के रोने की। और बाकायदा ऐसा एक होटल है अमेरिका में या मेरे ख्याल से यूरोप में, जहाँ पर बाकायदा टिकट लगती है और ग्रुप के ग्रुप पब्लिक के जाते हैं उस भूतहा होटल या उस भूतहा प्रॉपर्टी में घूमने के लिए, टूर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। डिज्नी का भी है अपना हॉरर वो है, और तमाम और भी जगहों पे उन्होंने इस तरह का डिज्नी का अगर होगा तो वो तो स्टूडियो होगा, वो तो मैं समझ गया। लेकिन मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जब आप या श्रोतागण जब इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आप लोग बिल्कुल पहुंच जाएंगे उस जगह पे कि अमेरिका में या पेरिस में या यूरोप में कहीं पे एक होटल है जिसको कि ये कह दिया गया कि भाई ये भूतहा है। और वो इतना ज्यादा प्रचलित है वो होटल कि वहां पर बकायदा टिकट पड़ती है। और जैसे कि हम लोग उदयपुर जाते हैं तो बड़े बड़े पैलेसेस घूमते हैं पब्लिक जा करके, जी या बड़े बड़े किले और बड़े बड़े राजमहल जब पब्लिक घूमती है जा करके एज ए टूरिस्ट, तो उस होटल में लोग बकायदा टिकट खरीद के, पब्लिक अकेले नहीं समूह में और जाती है एज ए टूरिस्ट उस होटल को में घूमती है इस आशा में कि भाई वहां पे जो भी भूत है वो कम से कम अपने दर्शन दे दे। तो बताइए, ये भी होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी वस्तुओं का उल्लेख आपने किया है, जिनकी जानकारी आपको इंटरनेट से मिली है, न्यूज़लेटर से मिली है, न्यूज़पेपर से मिली है, वो वस्तुएं वाकई क्या अधिग्रहित है किसी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा से, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो मैं इस बात को अब इस दिशा की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि मैं अपनी बातों से ये तो स्पष्ट कर चुका हूं और आप भी अपनी बातों से स्पष्ट कर चुके हैं, हम दोनों लोगों का मत यही है कि आत्माएं और भूत प्रेत होते तो हैं, ये बात तो हम आप मानते हैं। हाँ, लेकिन एनर्जी के रूप में। हाँ बिल्कुल, एनर्जी के रूप में होते हैं। और हम ये भी मान सकते हैं कि कुछ ऊर्जाएं इतनी ताकतवर भी हो जाती होंगी अलग डायमेंशन में जाकर के कि वो कभी चाहे तो कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए कुछ रूप भी धारण कर सकती होंगी, कोई डरावना रूप या कोई अच्छा या कोई दिव्यात्मक रूप वो कर सकती होंगी, ये भी चलो हम मान सकते हैं एक हिसाब से। पॉइंट यहाँ पे ये है कि भूत प्रेत और आत्माएं होती है, हम उनके अस्तित्व को नहीं नकार रहे, वो बिल्कुल होती है, ये हम लोग नहीं नकारते। लेकिन जितनी भी घटनाएं सामने आती हम उनके प्रति जो है 50% संशय में ही रहेंगे, क्योंकि वो सिद्ध नहीं है। हाँ। चाहे वो कड़कड़डूमा की हो, वो तो वाकई में पूरी की पूरी असिद्ध हो गई, चाहे फिर वो भानगढ़ का किला हो, चाहे फिर वो बेगुन कोडार का रेलवे स्टेशन हो, और ऐसी कई और भी घटनाएं हैं जो कि आपने भी सुनी होंगी, श्रोताओं ने भी सुनी होंगी, अनगिनत घटनाएं हैं जिसका कोई भी मतलब इनको हम लोग लिस्ट बनाने पाए तो काफी लंबी लिस्ट आ जाएगी वो बन के। ऐसी बहुत पारलौकिक और भूतहा घटना है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन घटनाओं पर हम 100% भरोसा नहीं कर सकते, इससे हम अंधविश्वास को बढ़ने से रोक रहे। लेकिन सिर्फ यहीं तक ही क्या हम लोगों की जिम्मेदारी पूरी होती है या हम लोगों का कार्य यहाँ पर इस संदर्भ में पूरा होता है? हम लोगों से मेरा मतलब इन जनरल है, मैं पूरी जनता की बात कर रहा हूँ। क्या एज ए मनुष्य, एज ए बुद्धिजीवी प्राणी जो कि इस धरती पे हम लोग हैं, मनुष्य जाति, क्या इस संदर्भ में पारलौकिक और भूतहा घटनाओं के संदर्भ में क्या यहीं तक हम लोग का सिर्फ सोच नहीं चाहिए कि भाई ठीक है, जो बात सिद्ध नहीं हुई हम उसको 50% ही मानेंगे, 50% उसको हम झूठी मानेंगे और अंधविश्वास को नहीं बढ़ने देंगे? क्या यहीं तक ही हमारा सब यहाँ पर इस संदर्भ में कार्य है? नहीं, मैं कहता हूँ कि हमारा कार्य इसके एक कदम अब आगे होना चाहिए, जो कि गौरव तिवारी करते रहे कि अगर कहीं पर कोई कह रहा है, कोई क्लेम कर रहा है, कोई व्यक्ति कि भाई ये जगह भूतहा है या यहाँ पर ये पारलौकिक और भूतहा घटना होती है, तो वहां पर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जा करके वहां पर पूरा का पूरा रिसर्च करना चाहिए और जानना चाहिए कि अगर कोई ऊर्जा वहां पर भूत या प्रेत या जिन जिन्नात या चुड़ैल के भेष में या उस फॉर्म में वहां पे उपस्थित है और वो अगर वहां पर रो रही है या वहां पे वो हंस रही है या वहां से आने जाने वाले राहगीरों को वो परेशान कर रही है, डरा रही है या किसी का जान मान की
जान माल की हानि भी कर रही है, अगर वो एनर्जी वहां पर कोई है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण होगा, बिल्कुल, अकारण तो कोई नहीं करेगा। तो वो जानने के लिए, क्यों को जानने के लिए हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में वहां पर ऐसे घटना स्थलों पर, ऐसे भूतहा जगहों पर हमें रिसर्च करनी चाहिए और संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि वैज्ञानिक उपकरण होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में हल्की सी भी हलचल को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। और जिनके द्वारा हम इन एनर्जी से, इन आत्माओं से, इन भूतों से, जो कि अलग डायमेंशन में है लेकिन इसी पृथ्वी पर और इसी टाइमलाइन में मौजूद हैं, उनसे हम संपर्क साधे और संवाद स्थापित करके जो भी समस्या है या जो भी समझने की कोशिश करें और उसके उपाय तक पहुंचे, ताकि भय का ये जो माहौल बना हुआ है वो समाप्त हो, और जब भय दबेगा तो फिर वहां पे ज्ञान बढ़ेगा। अच्छी बात कही जी। इस पर आप क्या कहेंगे? ना, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन अब ये सारी चीजें जो घटनाएं हैं और जिन लोगों से जुड़े और जहाँ तक जो लोग इसका शिकार होते हैं, तो हमने उनमें कुछ ऐसी चीजें पाई हैं जो वैज्ञानिक तौर पर आप डिफाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। उसमें एक MPD चीज होती है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जी। और ये डिसऑर्डर पैदा होता है चिंताओं से, बड़ी आशाओं से और नकारात्मक सोच से, डिप्रेशन से। बहुत सी बातें हैं जिसको प्रॉपर इलाज, और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाओं से, चीजें, आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं या आप किसी कैद में हैं, आप निकल नहीं पा रहे, तो एक नया ऑर्डर, एक नई पर्सनालिटी आपके अंदर जन्म ले लेती है। जो आदमी अपने को कुछ समझता है, चीजें कुछ होती हैं और कहीं ना कहीं वो भ्रम जाल उसके दिमाग में इतना ज्यादा बैठ जाता है कि उसको सत्य मानने लगता है, जो चीजें उसके जहन में चल रही तो असल में नहीं होती। उसके बाद फिर एक चीज आती है साइकोपैथी। ये भी उसी से ही है, लेकिन उसका एक और रौद्र रूप है कि आदमी बड़ा अग्रेसिव हो जाए और मतलब यहाँ तक कि वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने, इसको भी पूरे इलाज की जरूरत है। इलिटरेसी बहुत बड़ा कारण, जिससे व्यक्ति का मस्तिष्क उस तरह से वैचारिक दृष्टि से इतना ज्यादा शार्पली, जैसा कि आपने अभी बड़े ही विस्तारित ढंग से उल्लेख किया, बताया, उस तरह से नहीं सोच पाता इंसान। और फैमिली जेनेटिक्स भी होती है। यदि किसी के परिवार में, खानदान में कभी कोई बात या इस तरह की चर्चा रही हो, वो बच्चों के अंदर भी उसका विचार पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं उस फैमिली मेंबर में वो बच्चे ही उसको फिर अपने मन मस्तिष्क से उसको पाल के बड़ा करते थे। फिर ऐसी भी चीजें हैं जैसे कि हम लोगों ने अभी फिल्म मकड़ी का और किला टीवी सीरियल दूरदर्शन का जिक्र किया। ये सारी चीजें प्लान थी और कंस्पिरेसी हुई थी। ये भी है एक कारण। और मनुष्य के अंदर एक चीज और पाई जाती है, एडवेंचर, फन, जो वो करना चाहता है। हाँ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रोमांच। तो रोमांचित होने के कारण भी कुछ लोग इस तरह की घटनाओं और इस तरह के विचारों को या तो बतियाते हैं या सुनते हैं या इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और यही कारण, बहुत बड़ा कारण बन जाता है विश्वास से लेकर अंधविश्वास तक भी, कि जब आप किसी चीज को इतना रोमांचित हो गए सुनते सुनते, फिर वो झूठ भी सच लगने लगे। ये कुछ कारण हमको जो दिखे, वो हमें लगता है कि ये तो इलाज का विषय है और ये जो है इस पर बड़ा विस्तार से जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है। और कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि श्रोताओं से मैं यही कहूंगा कि जितनी भी घटनाएं उन्होंने सुनी है अब तक, पारलौकिक और भूतहा घटना, तो उसके संदर्भ में पहली बात तो अगर कोई प्रमाण नहीं है
तात्विक और वैज्ञानिक, तो उसको वो पूरी तरह से तो सत्य ना माने। और अगर उनका निजी अनुभव कोई अगर ऐसा है तो उस निजी अनुभव में कोई भी भूतहा अनुभव उनको अगर निजी हो रहा है तो उसमें भयभीत होना स्वाभाविक है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक हद तक भयभीत होना तर्कपूर्ण है। उसके बाद वहां पर उस पर वो बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आकलन करे कि आखिर कोई भी ऊर्जा अगर यहाँ पर उनके घर में या उनके आसपास विचर रही है और किसी भी प्रकार का घटनाक्रम कर रही, तो कुछ न कुछ उसका कारण जरूर होगा। बिल्कुल है, जैसे कि अभी बातचीत हो चुकी है और उन्हीं 3-4 इतने कारणों में शर्तिया हम लोगों ने आपको इस बात को तरफ हम ले जाएं कि इतनी बातों में करके अगर वो साइकियाट्रिस्ट बैठे होंगे और सुन रहे होंगे या डॉक्टर सुन रहे होंगे तो उनको तो आइडिया भी मिल जाएगा कि लोगों ने वैज्ञानिक ऐसी चीरफाड़ की है, ऑपरेशन किए हैं, तो इन्होंने तो आइडिया दे दिया कि सिंगल से सोचा जाए और घटनाक्रम को कैसे नहीं। अब जैसे जो मैंने जिनका जिक्र किया था, गौरव तिवारी, जो कि अब नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा जो स्थापित संस्था IPS, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, उसको चलाने वाले कुछ सदस्य आज भी हैं। जैसे मैं वकार राज को जानता हूँ, आप किसी बंटवाल का नाम ले रहे थे। तो ये लोग जो हैं, तो ये लोग जो हैं पारलौकिक और भूतहा घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं और वैसे ही उसका आकलन करते हैं, वैसे ही उस पर अध्ययन करते हैं। और उनके पास वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हवा में हाथ पर हिलाते हुए चले जाते हैं, उनके पास बकायदा कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं। और वो इक्विपमेंट्स के संदर्भ में मैंने जितना भी थोड़ा बहुत जाना सुना है, उससे मुझे ये मालूम पड़ा है कि जो चुंबकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्रफल रहता है हमारे चारों तरफ उपस्थित, जो कि दिखता नहीं है, उसमें जो भी हलचल होती है वो मशीन्स जो है, छोटी मशीन जो उनके पास इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो उसको पकड़ती है। बिल्कुल। और उससे उनको मालूम पड़ता है, जैसे उनके पास एक थर्मामीटर भी रहता है एक तरह का, जो कि वहां पे उस जगह के जो भूतहा जगह जिसको कहा जाता है, वहां के तापमान को भी रिकॉर्ड करती है। तो इंफ्रारेड टॉर्च होती है। इंफ्रारेड टॉर्च होती है, जो कि अंधेरे में भी चीजों को रिकॉर्ड कर सकती है, हल्की सी भी मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेती है। तो इंफ्रारेड लाइट है या टॉर्च है, वो गहन से गहन अंधकार में भी हल्की सी भी मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है। थर्मामीटर है, जो कि वहां के तापमान में जो भी उच्चतम या बदलाव होते हैं उनको, उसको वो रिकॉर्ड करता है। साथ में कीटोमास्टर नाम की एक मशीन होती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्रफल में, मैग्नेटिक फील्ड में जो हल्का सा भी कुछ भी अगर बदलाव है तो वो उसको रिकॉर्ड करता है और लाइट के द्वारा संदेश देता है या अलार्म के द्वारा संदेश देता है। तो इस तरह के वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा वो लोग जो है ये पता लगाते कि अगर किसी जगह को भूतहा क्लेम किया गया है जनता द्वारा, तो वाकई वहां पे कोई भूतहा है भी कि नहीं है। और वो मशीन्स के द्वारा, वो उस मशीन्स के सहयोग से वो उसका आकलन करते। तो कहने का मतलब भयग्रस्त वो भी होते हैं, लेकिन वो भय को दबा करके उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस पर अध्ययन करते हैं। और कई श्रोता अब हमारे ये भी सोच सकते कि भाई इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा आगे बहुत, जब कई लोग इस तरह का ही आकलन और अध्ययन करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी पारलौकिक और भूतहा घटना पर या भूतहा स्थल पर, तो उससे होगा ये कि हम उस आयाम में उपस्थित ऊर्जाओं से संवाद और संपर्क स्थापित कर सकेंगे, जिससे कि हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ेगा। बिल्कुल। और जितना हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ता है, जितना हमारे नॉलेज का सर्कमफ्रेंस बढ़ता है, उतने ही ज्यादा हम शक्तिशाली होते हैं, उतने ही ज्यादा हम अवेयर होते हैं और सजग होते हैं, और मानवता की भलाई भी होती है। वरना आपको ऐसे दर्दनाक केस सुनने को मिल जाते होंगे कि भाई वो किसी बच्चे की बलि दे दी कि बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी को जो है तांत्रिक समझ के मार डाला, किसी को फांसी दे दी, इस तरह की भी घटनाएं सुनने को भी आ जाती बड़े। और किसी के घर को भूतहा घोषित कर दिया, किसी ने आग लगा दी।
आग लगा दी, या उसका घर जो है अब उस हाँ व्यक्ति को जरूरत है रुपए और पैसों की, कि वो सोचता है कि मैं प्रॉपर्टी को बेचूं और कुछ रुपए मिल जाए तो मैं जी अपना ये काम कर लूं या कुछ और जी जगह घर जी। बना लूं। तो मालूम हाँ पड़ा वो जगह भूतहा घोषित कर दी हाँ गई है, अब वहां पे वो हाँ, कुछ कर ही नहीं सकता। ना वो कर नहीं कोई सकते। खरीद रहा है, ना उसको गिराया जा पा रहा है, ना कुछ किया जा पा रहा है। हाँ, तो बेवजह का वो बन तो गया। जी इस तरह से भी चीजें बड़ी गड़बड़ होती हैं। तो मानव जाति के भाई, जैसे ही आपके ज्ञान का दायरा बढ़ता है, नॉलेज का सर्कमफरेंस बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है वो मानवता के हित में ही आएगा। हाँ, हित में आएगा, बिल्कुल। वो हित में आएगा। तो जरूरत भयभीत होने की, तो वो तो स्वाभाविक है, बिल्कुल भयभीत होना ही बनता है। लेकिन सिर्फ भयभीत होने की नहीं है, उस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन मनन की भी बड़ी आवश्यकता है, किसी भी बिल्कुल तरह है, की पारलौकिक और भूतहा घटना या भूतहा स्थलों पर। मेरा तो बिल्कुल श्रोताओं से यही कह रहा है कि बिल्कुल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन मनन बहुत ही, तार्किक दृष्टिकोण और तार्किक चिंतन मनन बहुत ही जरूरी है जिंदगी के हर एक पहलू पर। बिल्कुल अच्छी बात कही। और इतनी घटनाएं जो हमने सुनी पढ़ी आज तक, और YouTube पे भी हम देखते हैं कई सारी भूतहा घटनाओं की वीडियो रखी रहती हैं, जिनमें कई बार लोग अपने ही घर का वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भाई बर्तन अपने आप उड़ उड़ के गिर रहे हैं। आज के इतने हाई टेक्नोलॉजी समय में इस तरह के सीन शूट कर देना VFX के थ्रू, और उसको ये माध्यम दिखा से देना कि ये घर बहुत का आसान है। कमरा बड़ा आसान है, हम उसको भी पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं मान सकते, सत्य नहीं। बिल्कुल, कैसे मान सकते हैं भाई। हाँ, आज के समय में जहां पर झूठ और सच का भेद बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है, खत्म हो गया, और बिल्कुल। अब तो AI आ गया है, तो वो तो झूठ AI और आ सच के गया। बीच का डिफरेंस ही बिल्कुल खत्म करता जा रहा है। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि भाई जो वीडियो YouTube पे वो डाला है किसी ने अपने ड्राइंग रूम का, कि वहां पर जो है बर्तन अपने आप गिर रहे हैं और घड़ी अपने आप हिल रही है, तो वो हम कैसे मान लें कि ये कोई VFX और CGI नहीं है, बल्कि ये असली भूतहा घटना है। और मोस्टली जब हम रिसर्च करते हैं, जानते हैं, उसकी तल पे उतरते हैं, तो हम यही पाते हैं कि वो कुछ षड्यंत्र है, 99% चीजें ही हाँ फेक ही निकलती हैं। फेक ही निकलती, जैसे कि कड़कड़डूमा में निकली। जी जी। तो इस संदर्भ में यही कहा जाएगा कि बहुत ही सजग और बहुत ही ज्यादा अवेयर रह करके हर चीज का आकलन करने की आवश्यकता है, खासकर ये मतलब कि भूतहा घटनाओं के संदर्भ में, जी पारलौकिक और भूतहा घटनाओं के संदर्भ, क्योंकि इस तरह के विषयों पे बहुत जल्दी व्यक्ति जो है तुरंत अंधविश्वास में पड़ जाता है, बिल्कुल अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। तो ऐसे जगहों पर ऐसे विषयों के संदर्भ में बहुत ज्यादा सजग और तर्कपूर्ण होकर के आकलन करना और चिंतन मनन करने की बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारी आपकी बात और चर्चा पर्याप्त हुई है इस विषय पर। हाँ, इंटरेस्टिंग भी हुई है, रोमांचक हुई है। मैं साथ ही साथ ये चाहूंगा कि अब जब हम अपनी ये चर्चा समाप्त करने की तरफ बढ़े आगे, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके अपने निजी जीवन में कभी कोई ऐसा भूतहा अनुभव आपको अगर हुआ हो, तो आप बिल्कुल हमारे श्रोताओं के साथ में साझा करें। बचपन में एक पिक्चर आई थी वीराना। जी। तो वीराना फिल्म देखने के बाद हम काफी डर गए थे, और आप काफी भयभीत होकर के यहाँ वहाँ घूमते थे। बिल्कुल काफी जो बड़े हुए। और जिसको ये कहा जाए कि आप वीराना फिल्म देखने के बाद आप काफी डरे डरे घूमते थे। डरे डरे, अंधेरे से डरना, वीराने से डरना। तो नहीं बिल्कुल वो तर्कपूर्ण बात है, क्योंकि उसमें वो जो चुड़ैल दिखाई गई थी वो वाकई खासी डरावनी थी, खासी डरावनी थी, और वो वक्त भी वो अपने आप में काफी हॉरर थी। तो फिर जो बड़े हुए, तर्क वितर्क शुरू हुए वैज्ञानिक तौर पे, तो उसके बाद चीजों को यहाँ तक है कि आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी। तो यही बात है कि जो कुछ हम विश्वास करते हैं उसको पहले परखें, जांचें, जो कुछ सुने उसको पहले समझें, और फिर उस पर कोई विश्वास करें, वरना वो अंधविश्वास हो जाता है। और अंधविश्वास हमेशा आपको अपना निजी जीवन में और दूसरों के जीवन में सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देता, कोई नतीजा नहीं निकलता। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड, हम लोग उसके अंत पर आ गए हैं, अंतिम पड़ाव पर। और
आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, क्या कहते हैं कपिल? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरा प्रश्न आपसे ये था कि कोई आपके निजी जीवन में कोई अगर भूतपूर्व घटना हुई हो तो आप साझा करें। तो मुझे समझ में आया कि सिवाय वीराना फिल्म के आपके जीवन में कोई भी भूतपूर्व घटना नहीं घटी है। और वो फिल्म देखने के बाद आप शायद दिन में भी और रात में भी घबराए घबराए घूमते रहे काफी वर्षों तक। वो अक्सर, हाँ, वो ऐसे समय और ऐसी एज पे था कि वो नहीं देखनी चाहिए थी। हाँ ठीक बात है। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं जरूर अपना एक निजी अनुभव साझा करना चाहूंगा और इस चर्चा को फिर मैं समाप्त करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं अपने एक मित्र के साथ एक बार यात्रा कर रहा था और अपनी गाड़ी से हम दोनों यात्रा कर रहे थे। वो गाड़ी मैं ही चलाता रहा पूरे रास्ते भर और हम लोग पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में गए थे। और रात होते ही हमने सड़क के किनारे का एक होटल वहां पर ले लिया और वो होटल कुछ इस तरह से बना हुआ था कि सड़क के किनारे जहां पे हमने गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी खड़ी करने के बिल्कुल ही सामने होटल का कमरा था। मतलब ये समझिए कि उस होटल के कमरे का जो दरवाजा था वो बिल्कुल सड़क पर ही खुलता था। अच्छा, बिल्कुल। तो वहीं पे हम लोग को कमरा मिला, उसी पर हम लोग को 2 अलग अलग बड़े बड़े बिस्तर मिल गए और हम लोग उन बिस्तरों पे लेट गए। तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे हमने वो होटल पकड़ा था। और फिर मेरा दोस्त अपने बिस्तर पे सो गया जो कि थोड़ा सा दूर था और मैं दरवाजे के बगल वाले बिस्तर पे सो गया। रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे के आसपास मेरा मित्र जो है वो बड़ा चौंक करके उठा, घबरा के और हड़बड़ा के उठा, लगभग चिल्लाते हुए, और उसने तुरंत बिस्तर से कूद करके जा करके लाइट खोल दी कमरे की। अच्छा, लाइट खुलते मेरी नींद खुली और उसकी हल्की सी हड़बड़ाहट की आवाज से भी मेरी नींद खुली। तो मैंने उठ के बैठ गया। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, तुम अचानक से रात के 2:30 बजे ये सर्कस करने लग गए? तो वो बोला कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर कोई है और जो कि मेरे अगल बगल आकर के लेट रहा है। तो अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो मैं तो मैं लाइट खोल करके लेटना चाहूंगा। तो मेरी वैसे भी आदत है चेहरे के ऊपर तकिया रख के सोने की। तो मैंने कहा बिल्कुल तुम लाइट खोल के सो जाओ, मुझे कोई ऐसी आफत नहीं है। तो मैं हालांकि तकिया अपने चेहरे के ऊपर रख के सो गया, हालांकि एकदम से नींद मुझे नहीं आई, लेकिन वो मेरा मित्र भी फिर लेट गया जैसे भी करके, क्योंकि लाइट खोल चुका था तो थोड़ा उसका डर खत्म हो गया था। लेकिन मैंने साफ साफ जो है वहां पर किसी लड़की के मुस्कुराने की आवाज उस कमरे के अंदर उस समय सुन ली थी। जब हाँ बिल्कुल सुनी थी। और लेकिन मैं तब भी तकिया के नीचे ही अपना चेहरा करके लेटा रहा। मैंने कहा कि अब जो भी कोई यहाँ पे उपस्थित होगा तो अब होगा, क्या किया जाए। अब अगर उसको हंसी आ रही तो वो हंस रही है और हमको रोना आ रहा है तो हम रो रहे हैं। तो अब ये उसकी हमारे उसकी अपनी बात है, हमारी अपनी, हम क्यों दखल दें। ठीक बात है। मतलब अब ऐसी स्थिति में अगर मैं भी उठ के भड़बड़ा के अगर मैं खड़ा हो भी जाऊं तो मैं इस होटल के कमरे से बाहर जाऊंगा कहाँ? हाँ, पता चला वहाँ उसके अब्बा मिल जाए। तो मतलब वो मैंने बिल्कुल मुस्कुराहट की आवाज सुनी, लेकिन मैंने कहा कि अब उससे मुझे एक चीज उस समय बिल्कुल ये पुख्ता तौर पर स्पष्ट हो गई कि ये जो दोस्त उठा भड़बड़ा करके और उसने लाइट जो चालू कर दी, ये इसने कोई मतलब कि वहम नहीं था, ये तो सत्य साबित हो गया। यानी आपने खुद स्वयं इस बात को अनुभव किया? पूरा मैंने अनुभव किया और मेरी फिर हिम्मत नहीं हुई कि मैं तकिया हटा करके मैं देखूं कि भाई ये कौन हंसा, मतलब कि कौन युवती है या कौन स्त्री है जो यहाँ पे हंस गई। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर मैं लेटे लेटे किस समय नींद में चला गया मुझे खुद नहीं मालूम पड़ा। अगली सुबह मैं जीवित उठा और मैंने फिर मित्र से कहा कि भाई मैंने तो हंसने की आवाज भी सुनी। तो उसने भी कहा कि बिल्कुल तुमने तो थोड़ा शायद दूर से सुनी होगी, मैंने तो बहुत नजदीक से सुनी, तभी तो मैं उठ के बैठ गया था और लाइट खोल दी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब इससे पहले कि वापस हंसी की आवाज सुनाई दे तो अब इस होटल से चलते बनो और आगे बढ़ चलो, यात्रा कर लो। तो ये एक अनुभव मेरे जीवन में रहा है जरूर। और लेकिन बात वही है, मेरे श्रोताओं के लिए, आपके लिए और जो हमारे श्रोता है उनके लिए ये 50% ये सच बात हो सकती है, 50% नहीं, क्योंकि मैं और भी कोई भी प्रमाणिक, मैं इसको मैं किसी भी तरीके से प्रमाणिक नहीं कर सकता।
अगर ठीक बात मैं है, ये तो मोबाइल आप पर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। हाँ, मैं अगर मोबाइल पे रिकॉर्ड भी कर लेता हंसने की आवाज, तो भी लोग कहते कि भाई वो तो आपने डाल दी। हाँ, कैसे भी आप कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, आज के टेक्नोलॉजी के समय में बड़े आसानी से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये घटनाओं को हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो वो एक कहावत है कि भाई भूत प्रेत या आत्मा जिसको दिखती है बस वही जानता है, जी आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन जी उसके उपरांत भी जिसके मेरा अंतिम कथन यही है इस विषय पर कि जिसके साथ भी ये अनुभव हो वो उस पर भयभीत जरूर होगा, क्योंकि मैं खुद भी भयभीत हुआ और होना स्वाभाविक है, भयभीत हो। लेकिन अगर वहां से, वो तो होटल का कमरा था तो हम वहां से अगले दिन वहां से चलते बने, लेकिन अगर वो मेरा अपना निजी कमरा होता तो जाहिर सी बात है मैं अगले दिन भी वहीं पर सोना पड़ता मुझे। हाँ, लेकिन फिर आप उसको सतर्क होते, उसकी जांच फिर हम करते, उसको सतर्क करते चारों और तरफ से फिर चेक करते, वैज्ञानिक, जो भी उसके उपाय हो सकते थे वैज्ञानिक करते हैं दृष्टिकोण उसे। से वहां पे जांच करने की आवश्यकता ज्यादा, भयभीत होने के उपरांत भी ये वैज्ञानिक कारण मैं कह रहा दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से जांच करने की आवश्यकता है कि वो भाई। तो एक टेम्पररी लॉस था, आपने तो उसको जरूरी नहीं समझा और आगे चल दिए। और वैसे भी हमको चेकआउट करना ही था अगले दिन सुबह, करना ही वो था। तो रात की यात्रा था, एक हॉल्ट था कि रात यहाँ काट ली जाए हाँ और फिर आगे बढ़ेंगे दिन में। हाँ, वो कि समझदारी की बात थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे अनुभव बिल्कुल हुआ तो वो मैंने साझा किया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जो भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये सिरे से झूठी ही हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सिरे से सच्ची हैं। जिसके साथ भी हैं, जिसके साथ हुई हैं वो जरूर माने, लेकिन सिर्फ भयग्रस्त ना रहे, वो उस पर वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से जांच भी करे, तब जाकर के कुछ संवाद और कुछ संपर्क स्थापित होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों का, मनुष्य पक्ष का और आत्मा पक्ष का, दोनों का ही हित होगा। बिल्कुल, यही हम भी कहना चाहते थे, क्योंकि जो लोग बाग, जैसे आपने ये किस्सा बड़े सादगी से बताया, कुछ लोग बाग इस बातों को, इस तरह का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के ही बता देते हैं। हाँ, वो कहिए कि मैंने पूरा साक्षात देखा, फिर उसका कद लंबा होता गया, 40 फुट की हो गई और ये हुआ वो हुआ, क्योंकि लोग रोमांचित होकर सुनते हैं। लेकिन बात फिर वही विश्वास से अंधविश्वास की आ जाती है, और उससे भला नहीं होता है, उससे नुकसान होता है, उससे नुकसान, मानवता को नुकसान होता है, आपका अपना नुकसान होता है। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा बात खत्म करते हुए इस चर्चा को। जी जी। न्यूज मीडिया में, फिल्मों के माध्यम से, पहले पत्रिकाएं चलती थी जी, जो कि स्पेशली, मतलब विशेष करके भूत प्रेत की घटनाओं की किताबें पहले छपती थी, पत्रिकाएं जिन्हें मैगजीन बोलते थे, ठीक है ना। ये सब जो डराने का काम करती रही मासेस को, जिन्हें कहा जाता है जन समूह को, एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को भयभीत कर देती। तो इस तरह के जो खबरें होती हैं कि भाई करकरडूमा में अपने आप कंप्यूटर चल रहे हैं, बेगम कोदार में लड़की भागती है ट्रेन के साथ साथ, और राजस्थान में वो भानगढ़ के किले में रानी घूम रही हैं मोमबत्ती लेके हाथों में, ठीक है। और फिर फिल्में आती हैं वीराना जैसी, और पुराना मंदिर जैसी, एनाबेले जैसी, ठीक है ना। और फिर ये पत्रिकाएं, हाँ, कंज्यूरिंग जैसी, और फिर ये पत्रिकाएं जो पहले आती थी, अब तो खैर कम आती, लेकिन अब व्लॉग्स आते हैं जो आर्टिकल छपे होते हैं इंटरनेट पे, जो कि भूता घटनाओं के बारे में। तो ये मुझे, मेरा एक तर्क ये भी है, मेरा एक पक्ष ये भी है, एक विचारधारा ये भी है कि ये तरह की चीजें बनाई ही इसलिए जाती है कि जनमानसों को मास लेवल पर हम भयग्रस्त कर सकें, ताकि भयग्रस्तता रहे, जिससे कि तांत्रिकों की, पुजारियों की, मौलवियों की, या जो भी इस तरह के लोग जो इस तरह की एक्टिविटी में सम्मिलित रहते हैं और खुद को तथाकथित ये कहते हैं कि हम भूत प्रेत बाधाएं हटाते हैं, भगाते हैं, उनकी दुकानें जो हैं वो सफलतापूर्वक चलती रहे। बिल्कुल, मेरा तर्क इसमें 3 है। ये एक तो क्योंकि पहला सीधा सा ये कि लोग पसंद करते हैं, लोग फन ढूंढते हैं, एडवेंचर ढूंढते हैं, इसमें रोमांचित होते हैं।
तो टीआरपी, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रिका हो, खबर हो, तो सीधा सा डायरेक्ट दिखने का लोग खुद मंगा के रोमांचित होने के लिए खुद ही भ्रम जाल में फंसते हैं। सीधा सा फंडा है। दूसरा ये कि उन लोगों के द्वारा कॉन्स्पिरेसी कि भय फैलाओ, फिर उसके भय का उपाय बताओ। भय का उपाय बताओ, हाँ, पहले वायरस बनाओ और फिर वायरस का एंटीवायरस दे दो। एंटीवायरस बनाओ, तो ये बिल्कुल। हाँ। और फिर तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि शायद कभी किसी राइटर का, या कभी किसी पत्रकार का, या कभी किसी साधारण व्यक्ति का कभी कोई जीवन में वाकई कुछ इस तरह का अनुभव हुआ हो, उसने लिखा हो, छापा हो, जैसे आपने अभी एक बात का उल्लेख किया, घटनाक्रम, बिल्कुल रहा होगा। तो ये तीसरे पे रख सकते हैं, 1% in 100। पर अंत में मैं यही कहूंगा कि चाहे वो पत्रिका में छपा हो, चाहे वो न्यूज चैनल में आए, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से आए, उसका बड़ा तर्कसंगत दृष्टिकोण ही जनता के सामने रखना चाहिए, ना कि नकारात्मक कोई दृष्टिकोण रखना चाहिए जिससे कि भय पले। कोई अगर हम भूतहा फिल्म भी अगर हम मनोरंजन के लिए बना रहे हैं दर्शकों, तो उसका अंतिम जो क्लाइमेक्स हो फिल्म का, वो कहीं ना कहीं दर्शकों को संदेश दे कि ऐसी स्थिति अगर है या होती है तो हमें वहां पर वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपना करके संवाद और संपर्क स्थापित करके ही उसका समाधान निकालना चाहिए। इसी संदर्भ में ये बात जहां तक आ गई, मुझे एक फिल्म और याद आ रही है, उसका मैं जरूर उल्लेख करूंगा, जिक्र करता हूँ। राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था भूत। वो बड़ी फिल्म थी, उसमें बड़े कलाकार थे, हिंदी फिल्मों के बड़े कलाकार थे। उर्मिला मातोंडकर थी, नाना पाटेकर थे, अजय देवगन थे, रेखा थी, तनुजा थी, फरदीन खान थे, विक्टर बनर्जी थे। जितनी भी भूतहा फिल्में अभी तक हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनी है, फिल्म उद्योग में बनी है, उनमें से सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण रखने वाली भूतहा फिल्म मुझे यही दिखी, भूत आस्था। आप उस फिल्म की पटकथा की एक बारीकी पर जरा गौर फरमाइएगा। वो श्रोताओं के सामने मैं ला रहा हूँ, हो सकता है कई श्रोताओं ने बारीकी पे ध्यान दिया होगा। वो फिल्म में अजय देवगन और उर्मिला मातोंडकर पति पत्नी का जो ये किरदार निभाते हैं, ये एक नई बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में नया एक फ्लैट जो है वो लोग खरीदते हैं या किराए पे लेते हैं। उस फ्लैट में कभी कोई एक विधवा औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी, जिसका जो है बिल्डिंग से नीचे गिरा करके फरदीन खान ने जिसका कत्ल कर दिया था। उस औरत को भी उस ऊंची इमारत से गिरा दिया था फ्लैट के, और उसके बच्चे को बाद में फेंक दिया, और दोनों की मृत्यु हो गई। ये बात अजय देवगन को नहीं पता थी, ये बात उर्मिला को नहीं पता थी जब उन लोगों ने इस फ्लैट को लिया। बाद में का काम होता है उसको तथ्य छुपा के बेच देना, बाद में अड़ोस पड़ोस से जब अजय देवगन को और उर्मिला को ये बात मालूम पड़ती कि भाई इस फ्लैट में जो पहले जो लोग रहते थे, एक औरत और उसका बच्चा, उन लोग को तो हत्या कर दी गई थी, उनको यहाँ से गिरा के दिया गया था, या उन लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, वो लोग कूद के गिर गए थे, ऐसा कुछ था। तो अजय देवगन, जो कि बहुत ही तर्कशील बुद्धि का व्यक्ति दिखाया गया उस फिल्म में, उससे उर्मिला मातोंडकर, उसकी पत्नी, पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, तुमको ये बात अजीब सी नहीं लगी कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो चुका है? तो अजय देवगन बहुत ही तर्कसंगत जवाब देता है। वो बोलता है कि दुनिया के हर घर में कोई ना कोई मौत हुई है, तो ये कोई घटना होती है, और दुनिया के हर घर में कोई ना कोई मरा ही है, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई? ठीक है, जो पहले रहता था उन्होंने सुसाइड किया होगा, लेकिन इसमें घर की क्या गलती है? घर तो अच्छा है, हमको पसंद है, हम यहाँ रह रहे, ठीक बात। और अजय देवगन जो है सोने चला जाता है अपने बिस्तर पे। उर्मिला लेकिन इस बात को सोचती कि अरे यहाँ पर जो महिला रहती थी अपने बच्चे के साथ, उसने आत्महत्या कर ली, इतनी ऊंचाई से कूद के गिर पड़ी, और वो भी अपने बिस्तर पे यही सोचते सोचते जाके सोती है। और रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब उसकी नींद खुलती है प्यास के कारण, तो वो उठती है बिस्तर से और नीचे जो है वो जाती है अपने किचन में, और
फ्रिज से पानी की बोतल निकालती है और वो क्या पाती है कि सामने वो उसी महिला का भूत खड़ा हुआ पाती है और एक पल के लिए ठिठक जाती है और भयभीत हो जाती है, डर जाती, चिल्ला पड़ती। तो ठीक है। इस पटकथा की बारीकी के संदर्भ में मैं ये बात कर रहा हूं कि जो पात्र ने इस बात को बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत ही आम तरीके से, बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से लिया, उसको वो भूत नहीं दिखी। हाँ। लेकिन जिसने उस बात को तर्कपूर्ण तरीके से ना लेके बहुत ज्यादा भावनात्मक तरीके से लिया, बहुत ज्यादा, उसको ही वो भूत दिखी। यहाँ पर रामगोपाल वर्मा जैसे निर्देशक ने पटकथा में ये बारीकी से इस बात को डाला कि आप कि कोई व्यक्ति जो ज्यादा मानसिक रूप से, तर्कपूर्ण रूप से कमजोर रहेगा, उसको ही आत्माएं और भूत जो है वो कहीं ना कहीं अपना टारगेट बना सकते हैं। और इस फिल्म में बाद में भी यही होता है। अजय देवगन उस फ्लैट में बैठता है, टीवी देखता है, अकेले कभी किचन में जाता है, उसको कभी भी कोई भी भूता घटना उसके साथ नहीं घटती। लेकिन वहीं उसके उलट उर्मिला जब बैठी है और टीवी देख रही तो उसको शीशे में वही भूत दिख जाती है, कुछ और दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो किचन में जाती है तो उसको वही भूत दिख जाता है, वो स्टेयर केसेस पे जाती है फ्लैट के तो उसको वही भूत दिख जाता है, वो घबराती रहती है, डरती है और फिर अंत में वो भयग्रस्त होकर के कहीं ना कहीं वो उस भूत का शिकार हो जाती है। क्योंकि भूत ये वहां पे वो जो उस महिला की आत्मा थी, वो जो एनर्जी थी, वो उसके लिए ये एक आसान टारगेट था कि भाई हम इस पर हावी हो जाए और हम किस कारण से भटक रहे हैं, हम अपने उस कारण को पूरा करें। और बाद में वो कहानी जो है फिर वही होती है कि वो आत्मा जो है उर्मिला के ऊपर हावी हो जाती है और फिर बाद में कैसे करके फरदीन खान, जिसने उस औरत का बलात्कार करने का प्रयास किया होता है, जिसके चलते वो औरत वहां से कूद के गिर जाती है, वो कैसे करके वो फरदीन खान को बुला करके और फिर वो आत्मा जो है उर्मिला के शरीर में रहते हुए कैसे अपना बदला पूरा कर लेती है, वो चीज दिखा करके फिल्म अंत होती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे कहने का यही है कि बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फिल्म को कहा गया, जैसे कि पहले कभी भी भारतीय सिनेमा में किसी भी भूता फिल्म को नहीं कहा गया। आपने ये सुना तो आप क्या कहेंगे? क्या आपने फिल्म कभी देखी थी नाम, या आपने? हाँ, बिल्कुल कुछ अंश हमने देखे हैं। अजय देवगन के बेहतरीन अभिनय का कुछ अंश देखे हमने, जिसमें उर्मिला के साथ वो काफी परेशान दिखते हैं। पूरी पिक्चर नहीं देखी क्योंकि हम वो टाइम था, हम वीराना के बाद और डरना नहीं चाहते थे। तो हमने कहा यार इसका टाइटल ही भूत है तो कहीं उससे ज्यादा ना दिखा दें। खैर ये अलग बात है। जोक सपाट हमने इसके कुछ चीजें देखी, वक्त नहीं मिल पाया, देख नहीं पाए। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो जैसा आपने कहा कि एनर्जी उसमें है या कोई आत्मा है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को सुनता है और कमजोर हृदय वाला या इलॉजिकल थिंकिंग वाला, इमोशनल या सेंटिमेंटल व्यक्ति, कमजोर तर्क शक्ति वाला, ये कहिए, तो उसके मन मस्तिष्क, उसके जो है मस्तिष्क पटल पर एक चित्र उभर रहता है। चित्र उभर आता है और वो उसको सोचते सोचते उसको अलाइव कर देता है। इस बात की चर्चा भी कुछ देर पहले हुई है, बिल्कुल, चलिए उस पर थोड़ी विस्तृत हो गई। तो वो अपने ही मस्तिष्क, यानी जहाँ जहाँ उसका दिमाग है वहाँ वो घोस्ट अब उसके दिमाग में ही बैठ गया। ये एक साइकोपैथिक बीमारी है, ये साइकोपैथिक थिंग है। ये इसको बीमारी ना भी कहे तो ये कहे कि ये एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। इसको एक मनोवैज्ञानिक लक्षण कह सकते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि गौतम बुद्ध ने अपने एक कवि वक्तव्य में कभी कहा था कि आप जो सोचते हैं जी, वो सार्थक होने लगता है। बिल्कुल ठीक है बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो बिल्कुल वो उर्मिला मातोंडकर का पात्र जो है वो ज्यादा ही उसके संदर्भ में सोचने लगा, वो भी तर्कपूर्ण तरीके से नहीं, भयग्रस्त तरीके से। तो वो एक इमेज बन गई। तो मेरा तो उस वक्त तो शायद इतना तर्क हम कर भी ना पाते, लेकिन इस वक्त हम सीधे ये नतीजे पर पहुंचते।
जी, तो हमको लगता है इनाम हम लोग ने इस विषय पे अच्छी खासी चर्चा कर ली है आज। काफी चर्चा कर ली है, बिल्कुल। अरे और मेरे ख्याल से आशा करता हूँ मैं कि श्रोतागण भी समझ सके हैं कि अगर वो कोई भी किस्से या कहानियां सुनते हैं पारलौकिक और भूतहा घटनाओं के संदर्भ में, तो उसका अगर कोई प्रमाण नहीं है, तार्किक प्रमाण नहीं है, तो उस पर वो पूरा भरोसा ना ही करे। और अगर उनका कोई निजी अनुभव है तो वो जरूर भयग्रस्त होंगे, वो स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ भय की दृष्टि से ही नहीं बल्कि तर्क की दृष्टि से भी उस पर जांच करें कि अगर किसी स्थान पे या किसी जगह पे या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर इस तरह की अगर कोई स्थिति है तो उसका कोई कारण होगा। उस कारण पे अगर काम किया जाएगा तो बिल्कुल वो समस्या जो है उसका एक तर्कपूर्ण समाधान तुरंत जरूर मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, देर सवेर जरूर मिलेगा। तो इस विचार के साथ हम वैचारक के इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं और अगली चर्चा हम फिर लेकर के आएंगे वैचारक के अगले एपिसोड में। आप जाते जाते कुछ कहना चाहें इनाम तो कहे और फिर हम विदा लेते हैं। बिल्कुल, अब हम विदा ही लेना चाहेंगे लोगों से, और ये उन्होंने अपने प्रेम से और अपने प्रेम से सुनने के साथ अपने प्रेम सहित कमेंट जरूर करेंगे, और अपना उम्मीद करते हैं हम लोग कि अपने जो है कीमती वक्तव्य देंगे और अपने अनुभव को भी साझा करेंगे हमारे साथ। हाँ। और हम में क्या कुछ जो कुछ हमारे उसमें कुछ कमियां रह गई हों उसके बारे में भी इंगित कराएंगे। हम अपने दर्शकों से कहना श्रोताओं से जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरह से ये शो चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं। और इसके साथ ही आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल विदा लेना चाहेंगे। और आखिरी बात यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे आगामी विषयों में अगर आप श्रोता में से भी कोई अगर जुड़ना चाहता है तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो हमारा जीमेल लिखा हुआ है आप उसमें बिल्कुल हमको संपर्क कर सकते हैं और आगामी विषयों के संदर्भ में हम आपको जानकारी दे देंगे कि हम इस विषय पर अगला वीडियो बनाने का सोच रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहें उस विषयों में भी अपना विचार अभिव्यक्त करना चाहे तो आप बिल्कुल हमारे साथ चर्चा में जुड़ सकते हैं। जी, ठीक है इनाम। तो अब आगे मुलाकात होती है अगले वैचारक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।